रमैया गरीब घर की लड़की थी। सुदूर बिहार के पश्चिमी चंपारण की एक छोटी सी पिछड़ी बस्ती में पैदा होने के कुछ समय बाद ही उसकी माँ चल बसी। बीमार पिता भी दवा दारू की कमी में गुजर गए। अनाथ रमैया को दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया। वो गांव में दाई का काम करती थी। इससे दादी पोती का गुजारा हो जाया करता था। रमैया जब 7 साल की हुई तो दादी ने उसे सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजा, पर वहाँ उसका मन नहीं लगा। वह स्कूल से भागकर घर आ जाया करती थी। दादी ने उसे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, पर हठीली पोती को पढ़ा नहीं पाई। रमैया अब 16 साल की हो गई। चिकने बाल, सांवली रंगत और बड़ी बड़ी पनीली आंखें में एक विद्रोह सा झलकता हुआ। अब दादी को रातों में नींद नहीं आती थी। रमैया के ब्याह की चिंता हर पल उनके दिलो दिमाग पर हावी करने लगी। कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे ब्याह होगा। जायदाद के नाम पर सिरहाना नदी के किनारे जमीन के छोटे से टुकड़े पर बनी झोपड़ी और शादी के वक्त के कुछ चांदी के जेवर और सिक्के, यही थी दादी की जिंदगी भर की जमा पूंजी। रात दिन इसी चिंता में घुस कर बुढ़िया की कमर ही झुकने लगी। गांव बिरादरी के ही कुछ लोगों ने बुढ़िया पर तरस खाकर पड़ोस के गांव के हीरा के साथ रमैया का ब्याह करवा दिया। हीरा सीधा साधा और मेहनती था, जो अपनी माँ के साथ दलितों की बस्ती में रहता था। घर में माँ बेटे के अलावा एक गाय भी थी, जिसका दूध बेचकर कुछ पैसे आ जाते थे। इसके अलावा फसलों की रोपाई कटाई के समय माँ बेटे दूसरे के खेतों में काम किया करते थे। शादी के बाद 3 जनों का पेट भरना मुश्किल होने लगा, तो हीरा गांव के ही कुछ नौजवानों के साथ परदेश चल गया। पंजाब जाकर हीरा खेतों पर काम करने लगा। वहाँ हर दिन कहीं न कहीं काम मिलता, जिससे रोजाना अच्छी कमाई होने लगी। हीरा जी लगाकर काम करता, जिससे मालिक हीरा से बहुत खुश रहते। हीरा ने 8 महीने में ही काफी पैसे इकट्ठे कर लिए थे। पंजाब आए साथी जब गांव वापस जाने लगे तो वह भी वापस आ गया। गांव आने से पहले हीरा ने रमैया और माँ के लिए घरेलू इस्तेमाल की कुछ चीजें खरीदी। अपने लिए उसने एक मोबाइल फोन खरीदा। घर आकर हीरा ने बड़े जोश से रमैया को फोन दिखाया और शान से बोला, यह देख, इसे मोबाइल फोन कहते हैं। देखने में छोटा है, पर इसके अंदर ऐसे तार लगा दिया है कि हजारों मील दूर दूर रहकर एक बटन दबा दो और जितनी भी चाहो बातें कर लो। यह सुनकर रमैया की आंखें चौड़ी हो गई। उसने फोन लेने के लिए हीरा की ओर हाथ बढ़ाया। अरे संभाल कर, कहकर हीरा ने रमैया के हाथों में मोबाइल फोन थमाया। रमैया थोड़ी ही देर उलट पलट कर फोन को देखती रही। फिर उसने हीरा से कहा, सुनो, हमें साड़ी जेवर कुछ नहीं चाहिए। तुम जाने से पहले हमें यह फोन देते जाना। वहाँ जाकर अपने लिए दूसरा फोन खरीद लेना, फिर हम दिन रात फोन पर बात करेंगे। हीरा पत्नी रमैया के भोलेपन पर जोर से हंस पड़ा। रमैया के सिर पर एक प्यार भरी चपत लगाते हुए वह बोला, पगली, बातें मुफ्त में नहीं होती, उसमें पैसा भरवाना पड़ता है।
इस तरह हंसते बतियाते कई महीने गुजर गए। गांव के साथियों के साथ हीरा फिर से वापस काम पर पंजाब जाने की तैयारी करने लगा। इस बार रमैया ज्यादा दुखी नहीं थी। हीरा के जाने के बाद अब सास की डांट खाकर भी रमैया रोती नहीं थी। वह माँ बनने वाली थी और यह खबर वह हीरा को सुनाने के लिए बेचैन थी। वह मोबाइल फोन लेकर किसी कोने में पड़ी रहती और हीरा के फोन के आने का इंतजार करती रहती। हीरा चौथी क्लास तक पढ़ा लिखा था, सो उसने रमैया को मोबाइल फोन की सारी बारीकियां समझा दी थी। 2 महीना बाद आखिर वह दिन भी आया जब मोबाइल फोन की घंटे खनखनाकर बज उठी। रमैया का दिल बलियों उछल पड़ा। थरथराते हाथों से उसने फोन का बटन दबाया और जी भर हीरा से बातें की। सास को भी हीरा की बात करवाई गई। जब पैसे खत्म हो गए तो फोन कट गया। देर तक फोन को गोद में ले कर रमैया बैठी रही। वक्त गुजरता गया। हीरा फिर से गांव वापस आया। वह इस बार भी अपने साथ कपड़े, सामान और पैसे लेकर आया था। रमैया का पीला चेहरा देखकर हीरा को चिंता हुई। इस बार रमैया में वह चंचलता भी नहीं दिख रही थी। वह बिस्तर पर चुपचाप से पड़ी रहती। हीरा ने जब इस बारे में माँ से बात की तो माँ ने कहा कि ऐसा होता ही है, चिंता की कोई बात नहीं। रमैया के वहां से जाने के बाद माँ ने बेटे हीरा को एकांत में बुला कर कहा, बेटा रमैया को इसकी दादी के पास छोड़ आ, काम न धाम यहाँ दिन भर पड़ी रहती है। दादी बहुत अनुभवी है, उनकी देख रेख में रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। जब तू दोबारा आएगा तो इसको वहां से ले आना। ठीक है माँ, कहते हुए हीरा ने सहमति से सिर हिला दिया। तीसरे ही दिन हीरा रमैया को उसकी दादी के पास पहुंचाकर अपने गांव वापस आया। अब हीरा को रमैया के बिना घर सूना सूना सा लगता। वह चुपचाप किसी काम से लगा रहता या फोन से खेलता रहता। एक दिन हीरा ने अपने किसी साथी को फोन लगाया। हेलो कहते ही उधर से किसी औरत की आवाज सुनकर हीरा गड़बड़ाया और उसने जल्दी से फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से हीरा को मोबाइल फोन पर 4 बार मिस कॉल आई। हीरा की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से उसी नंबर पर फोन लगाया। बात हुई। वह नंबर उसके दोस्त का नहीं बल्कि कोई रॉन्ग नंबर था। जिस औरत ने फोन उठाया था वह उसी बस्ती से आगे शहर में रहती थी। उसका पति रोजी रोटी के सिलसिले में दिल्ली में रहता था। उस औरत का नाम प्रीति था। उसकी आवाज में मिठास थी और बात करने का तरीका दिलचस्प था। रात में 10 बजे से 2 बजे के बीच हीरा के फोन पर 3 बार मिस कॉल आई। अब यह रोज का सिलसिला बन गया। हीरा जब जब अपने रमैया और प्रीति के बारे में सोचता तो उसे लगता कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। ऐसे में सारा दिन उससे खुद को संभालने में लग जाता। पर फिर जब रात होती प्रीति की मिस कॉल आती तो हीरा का दिल फिर से
उस मीठी आवाज की चपेट में आकर रुई की तरह बिखर जाता। अब उनमें हर रोज बात होने लगी। फिर एक दिन मुलाकात तय की गई। शहर के पार्क में शाम के 4 बजे हीरा को आने को कहा गया। जहां हीरा समय से पहले ही पहुंच गया, वहीं प्रीति 15 मिनट देर से आई। गोरा रंग और छरहरे बदन की प्रीति की यादाओं में गजब का चिखाव था। कुर्ती और चूड़ीदार पजामी में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह 5वीं जमानत तक पढ़ी लिखी थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीने में बदलते गए। रमैया एक बेटी का माँ बन गई और इधर हीरा के गांव के साथी फिर से काम पर लौटने की तैयारी करने लगे। परदेश जाने से पहले माँ ने हीरा से रमैया और बच्ची को देख आने को कहा। हीरा 5-6 दिनों के लिए ससुराल पहुंचा। रमैया का पीला और बीमार चेहरा देखकर हीरा के मन में एक ऊब सी हुई। काली और मरियल सी बच्ची को देखकर उसका मन बैठ सा गया। हीरा का मन एक दिन में ही ससुराल से भाग जाने को हुआ। खैर, जैसे तैसे उसने 4 दिन बिताए और 5वें दिन जेल से छूटे कैदी सा घर भाग आया। पंजाब जाने से पहले हीरा प्रीति से मिला तो उसकी सज धज और चेहरे की ताजगी ने उसे रिरियाती बच्ची और रमैया के पीले चेहरे से आतंक से बाहर निकाल लिया। 1 साल गुजर गया। हीरा वहीं रहकर दूसरा रोजगार भी करने लगा। अब वह प्रीति को पैसे भी भेजने लगा था। इधर रमैया की सास से नहीं बनने के चलते वह मायके में ही पड़ी रही। उम्र बढ़ने के साथ साथ रमैया की दादी का शरीर ज्यादा काम करने में नाकाम हो रहा है। अपना और बेटी का पेट भरने के लिए रमैया ने बस्ती में आगे 2-3 घरों में घरेलू काम करना शुरू कर दिया। बच्ची जनाने से टूटा जिस्म और उचित खान पान की कमी में वह दिनों दिन कमजोर और चिड़चिड़ी होने लगी। इधर तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा समय बाद हीरा जब वापस घर आया तो आते ही प्रीति से मिलने चल पड़ा। न तो उसने रमैया की खबर ली, न ही माँ ने उसे रमैया को घर लाने को कहा। अब प्रीति भी उससे मिलने बस्ती की ओर चली आती। कभी बस्ती के बाहर वाले स्कूल में, कभी खेतों के पीछे तो कभी कहीं और। मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। पोती की हालत और अपनी बढ़ती उम्र को देखते हुए रमैया की दादी ने हीरा की माँ के पास बहू को लिवा आने के लिए कई संदेश भिजवाया। आखिर में माँ के कहने पर हीरा रमैया को लिवाने ससुराल पहुंचा। ससुराल आकर रमैया ने देखा कि हीरा या तो घर में नहीं रहता और अगर रहता भी है तो हमेशा कहीं खोया खोया सा या फिर अपने मोबाइल फोन के बटन को दबाता रहता है। पता नहीं क्या करता रहता है। ऐसे में एक रात रमैया की नींद खुली तो उसे लगा कि हीरा किसी से बात कर रहा है। आधी रात बीत चुकी थी। इस वक्त हीरा किसी से बातें कर रहा है। बातों का सिलसिला लंबा चल। रमैया दीवार से कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी, पर उसकी समझ में ज्यादा कुछ नहीं आ सका। दूसरे दिन रमैया मौका पाकर हीरा का फोन लेकर बगल वाले रतन काका के पोते, जो 6ठी जमात में पढ़ता था,
के पास गई और उसे सारे मैसेज पढ़कर सुनाने को कहा। मैसेज सुनकर रमैया गुस्से से सुलग उठी। वह हीरा के पास पहुंची और उस नंबर के बारे में जानना चाहा। एक पल के लिए हीरा सकपकाया पर दूसरे ही पल संभल गया। वह बोला, अरे पगली, मुझ पर शक करती है? यह तो मेरे साथ काम करने वाले की घरवाली का नंबर है। वह इस दफा घर नहीं आया, इसलिए उसका हालचाल पूछ रही थी। रमैया चुप रही पर उसके चेहरे पर असंतोष के भाव नहीं आए। वह हीरा और उसके मोबाइल फोन पर नजर रखने लगी थी। 2 दिन बाद ही रात को रमैया ने हीरा को प्रीति से फोन पर यह कहते हुए सुन लिया कि कल रविवार है, वह स्कूल पर आ जाना। 2-3 दिनों के बाद फिर मुझे वापस भी लौटना होगा। दूसरे दिन हीरा 12 बजे के आसपास घर से निकल गया और स्कूल पर प्रीति के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में प्रीति दूर से आती दिखी। कुछ देर तक दोनों खेतों में ही खड़े खड़े बातें करते रहे, फिर स्कूल के भीतर आ गए। प्रीति थोड़ी बेचैन होकर बोल उठी, ऐसे छिप छिप कर हम आखिर कब तक मिलते रहेंगे? हीरा, हमेशा ही डर लगा रहता है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। हीरा प्यार से बोला, मैं भी तो यही चाहता हूँ, बस महीनों भर रुक जाओ। दोस्तों के साथ तुम्हें नहीं रख सकता। इस बार जाते ही कोई अलग कमरा लूंगा, फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा। उसके बाद छिप छिप कर मिलने की कोई जरूरत नहीं होगी। प्रीति ने कहा, और तुम जो यहाँ आकर 3-3 महीने तक रुकते हो, उस वक्त मैं क्या करूँगी? परदेश में कैसे अकेली रहूँगी और अपना घर कैसे चलाऊँगी? हीरा बोला, अरे 3-3 महीने तो मैं यहाँ तुम्हारी खातिर पड़ा रहता हूँ। जब मेरी प्रीति मेरे पास होगी तो मुझे यहाँ आने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? यह कभी कभार खर्च के पैसे भेज दिया करूँगा, बाकी जो भी कमाऊँगा वह सब तुम्हारा। प्रीति ने बड़ी अदा से पूछा, अच्छा, तुम कितने पैसे कमा लेते हो कि वहाँ भी घर चलाओगे, यहाँ भी भेजोगे? हीरा ने थोड़ा इतरा कर कहा, इतना तो कमा ही लेता हूँ कि 2 घर आराम से चला लूँ। कहते हुए हीरा ने जैकेट उतार कर अपनी दोनों बाहों किसी बॉडी बिल्डर के अंदाज में ऊपर उठाकर दिखाई। प्रीति ने आंखें झुकाकर मुंह फेर लिया। हीरा की मजबूत हथेलियों ने प्रीति को कमर से थाम कर अपने करीब कर लिया और उस सारे चेहरे से बालों को हटाते हुए आगे झाँका। प्रीति ने आंखें बंद कर ली। उधर टोकरे में गंढा सा रख और पल्लू से चेहरे को ढक कर रमैया सीधा स्कूल जा पहुंची। गुस्से से जलती आंखों ने दोनों को एक साथ ही देख लिया। फुफुकारती हुई रमैया ने प्रीति के ऊपर गंढासा फेंका, जो सीधा जाकर हीरा को लगा। देखते ही देखते पूरी बस्ती में कोहराम मच गया। जैसे तैसे ही हीरा को अस्पताल पहुंचाया गया। रमैया को पुलिस पकड़ कर ले गई। प्रीति बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भाग निकली। गर्दन की नस कट जाने से हीरा की मौत हो गई।
सुनवाई के बाद अदालत ने रमैया को उम्र कैद की सजा सुनाई। 1.5 साल की मरियल सी बच्ची को अनाथ बनाकर पेट में एक बच्चे को साथ लेकर रमैया हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दी गई।